All right. I hope this is fine now. So नमस्कार आप सबको मेरा। मैं हूं डॉक्टर माधवी गढ़वी, फिजियोथेरापिस्ट। पिछले 26 सालों से मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हूं। फिजियो फॉर हेल्थ इज माय क्लिनिक एट परेल। सो फिजियोथेरेपी मेडिसिन के हर क्षेत्र में छाया हुआ है। ऑर्थोपेडिक्स हो, न्यूरोलॉजी हो, पीडियाट्रिक्स हो, या फिर ऑन्कोलॉजी हो, या ऐसे कई क्षेत्र हैं जो हर मेडिकल क्षेत्र में फिजियोथेरेपी का कुछ न कुछ योगदान रहा है, जिसमें हम पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करने की कोशिश करते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उनके अपने फिटनेस लेवल या तो फंक्शनल जो गोल्स होते हैं वो लाने की कोशिश करते हैं। पिछले 7 महीनों से जो हम देख रहे हैं ये कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है, ये जो वायरस है हम सब जानते हैं कि ये लंग्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ये लंग्स को किस हद तक अफेक्ट करता है, किस हद तक लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, उससे डिसाइड होता है ये माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर डिजीज की कैटेगरी में आता है। तो क्या फिजियोथेरेपी हर कैटेगरी में अपनी मदद दे सकती है? क्या हर पेशेंट फिजियोथेरेपी की मदद ले सकता है? कोविड-19 में कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कितनी करनी है, कब तक करनी है, ताकि पेशेंट्स अपने फिटनेस लेवल पर पहुंच पाएं, अपने फंक्शनल गोल्स हासिल कर पाएं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और उन सब सवालों के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मारिया जियंदानी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं केईएम हॉस्पिटल से। वेलकम डॉक्टर मारिया। So Dr. Maria Jiandani is Associate Professor, Physiotherapy School and Center of St. G.S. Medical College and KEM Hospital in Mumbai. Her specialty is in cardiopulmonary physical therapy, critical care physiotherapy and health promotion. She is a convener of Mumbai branch IAP, FAMER Fellow and Faculty of Allied Health Sciences and BOS member, MUHS Nashik, head of GSMC MUHS UNESCO Bioethics Unit. She is associate editor of Journal of Postgraduate Medicine. She is a PG and PhD guide too, and she has a teaching experience of 26 years, and she's been my teacher too. Welcome Dr. Maria Jiandani to this show. So, मैडम आप पिछले 26 सालों से टीचिंग में हैं और पिछले 6-7 महीनों से आप केईएम में आप और आपकी टीम कोविड पेशेंट्स देख रहे हैं। तो क्या है आपका अनुभव, कैसे फिजियोथेरेपी इन सब पेशेंट्स को हेल्प कर रहा है? थैंक यू डॉक्टर माधवी। पिछले 6-7 महीने से जो हम देख रहे हैं it is more of COVID. Yes. आपने बोला फिजियोथेरेपी का योगदान हर क्षेत्र में है। Yes. 100% फिजियोथेरेपिस्ट आर मूवमेंट साइंस एक्सपर्ट्स। जहाँ पे भी मूवमेंट कंसर्न है, चाहे वो जोड़ों की हो, स्नायु की हो, फेफड़ों की हो, दिल की हो, yes. हर मूवमेंट से जुड़ा फिजियोथेरेपी का प्रैक्टिस का योगदान रहा हुआ है। True. बेनिफिट, yes. टू इम्प्रूव, जिसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। True. ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। yes. मार्च से कोविड-19 महामारी करके अनाउंसमेंट हुई है। yes. उसके बाद लॉकडाउन हुए हैं। उस दौरान हमारे 2 ही पेशेंट्स थे, एक जो कोविड से पीड़ित थे और दूसरे जिनको कोविड नहीं था। yes. ज्यादा करके स्नायु का या लकवा हो या दूसरों फेफड़ों की बीमारियां थी या दिल के दौरे थे। तो अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दोस पेशेंट्स। हमारा सारा ध्यान बता गया कोविड की, क्योंकि कोविड टुक ओवर द प्राइम इम्पोर्टेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। yes. और अभी भी अगर हम देखते हैं तो हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन भी वहीं पर रहा हुआ है। Whether it helps or it does not help. When we started, हम अभी वही सोच रहे थे। yes. कोविड एक नई बीमारी है, एक नया वायरस जिसने पूरा तूफान करके मचा हुआ है सब बाजू, yes. पूरे युग में।
उसका शरीर पे क्या असर है, उसका फेफड़ों पे क्या असर हो रहा था, स्नायु पे क्या असर हो रहा था। खाली फेफड़ों पे अटैक नहीं कर रहा था। हालांकि जब भी हम बोलते हैं कि कांटेक्ट होता है, ट्रांसमिशन होता है, तो उसका मुख्य रूप नाक, कान, मुंह के द्वारा वो ट्रांसमिशन है, थ्रू ड्रॉपलेट्स। Yes. दैट्स हाउ वी आर गेटिंग इट। तो कोविड का जो प्रेजेंटेशन है, जैसे आपने बताया, अलग अलग तरीके से होता है। Yes. कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता, एसिम्प्टोमेटिक जिसे कहते हैं। Hmm. सम पीपल सिर्फ गलों का खराश होता है, या हल्का सा बुखार हुआ, दर्द हुआ, बॉडी में अकड़न हुई, या जुलाब हो गया, तो अलग अलग तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होता है। बट आफ्टर 3-4 days दे आर फाइन, दे आर बैक टू नॉर्मल। फिर एक प्रपोर्शन आता है जहाँ पे ऑक्सीजन का जो सपोर्ट है, जो बॉडी को मेन एनी ऑर्गन टू वर्क, कोई भी काम करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन मेन ऑर्गन टू टेक इज द लंग। वो Yes. एब्जॉर्ब करता है एंड द हार्ट ट्रांसमिट्स इट टू द होल बॉडी, पूरे बॉडी में वो जाता है। Okay. लेकिन जब ये ही कम होना चालू हो जाता है, दैट इज द टाइम व्हेन द पर्सन इज कॉल्ड एज मॉडरेट टू सिवियर। जो पल्स ऑक्सीमीटर, अभी सबको पता है पल्स ऑक्सीमीटर क्या है। हाँ. That the severity depends upon the amount of lung that is involved. फेफड़ों का कितना इन्वॉल्वमेंट है। Yes. बेसिक प्रॉब्लम होती है कि फेफड़ों में सूजन होती है। Yeah. There is something called as embolus formation also, microembolus that is happening. जो अपने ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। Okay. उसकी वजह से गैस एक्सचेंज में फर्क आ जाता है। अभी जितना ज्यादा फेफड़ा इन्वॉल्व होगा, उतना ज्यादा प्रॉब्लम सिवियर होगा। Mm-hmm. और ये हम बाहरी तौर से प्रोजेक्शन देखते हैं, जो ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर जो हम बोलते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? वो छोटी सी चीज जो अपनी उंगली में रखी जाती है और अपने को ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है वो बताता है। इसलिए एवरी टाइम ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मॉनिटर्ड कि वो कितना है। नॉर्मली अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन अराउंड 98 रहता है। जब वो गिरना चालू हो जाता है, उसका मतलब है कि सिवियरिटी ज्यादा होती है। जब चलने के बाद गिरता है, नॉर्मल थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे तो गिरना चालू होता है, या कभी कभी रेस्ट विदाउट डूइंग एनीथिंग आल्सो ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो सकता है। सो दैट मीन्स इट इज गेटिंग मोर सिवियर। इसके साथ साथ बाकी के सिम्टम्स भी होते हैं। ब्रेथलेसनेस होता है, दम लगता है, थकावट होती है, काम किया उससे कहीं ज्यादा का थकावट हुआ। तो ये सब अलग अलग लक्षणें होती हैं जो डिसाइड करती है कि कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है बॉडी के ऊपर, कितना असर हुआ है। और डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, द अमाउंट ऑफ लंग दैट इज इन्वॉल्व, उनको कैटेगराइज किया जाता है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। बिसाइड्स लंग बाकी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व है क्या? यू कैन हैव मल्टीपल ऑर्गन्स दैट आर गेटिंग इन्वॉल्व। आपके पैंक्रियास इन्वॉल्व हो सकती है, आपके मसल्स का ब्रेकडाउन होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्गन्स स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व, कितनी इन्वॉल्व हो सकती है। सो ज्यादा ऑर्गन जितना इन्वॉल्व होता जाता है, उतना इंसान क्रिटिकल होता जाता है। और इस फेज में फिर उनके ट्रीटमेंट जो होते हैं डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, डिपेंड्स अपॉन द इवैल्यूएशन। आईसीयू की जरूरत है, वार्ड में मैनेज हो सकते हैं, या होम आइसोलेशन की जरूरत है, या क्वारंटाइन सेंटर्स की जरूरत है। ये सब के बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है। तो हम माइल्ड कैटेगरी हो, मॉडरेट हो या सिवियर हो, वेदर वो होम आइसोलेशन में है या फिर वो आईसीयू में है या वार्ड में है, हर बाजू फिजियोथेरेपी का रोल अलग होता है। देन द पर्सन इज इन आईसीयू, वो वेंटिलेटर पे हो सकते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे हो सकते हैं। अवर रोल इज टू ट्राई एंड बेस्ट तो ये देखने के लिए कि हम कितना ऑक्सीजन उनका बढ़ा सकते हैं, उनका डिपेंडेंसी ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट किस हद तक हम कम कर सकते हैं, हम कॉम्प्लिकेशंस कितने कम कर सकते हैं। क्योंकि जब वो आईसीयू में रहते हैं, वेंटिलेटर पे रहते हैं या हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रहते हैं, वो ज्यादा करके एक पोजीशन में रहते हैं, एक बॉडी पोजीशन मेंटेन होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, हलन चलन कम होती है, और ये सब से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस इश्यू होते हैं। जितना ज्यादा उनका स्टे रहता है, उतना ज्यादा दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते जाते हैं। There is something called as ICU acquired critical care myoneuropathy. Yes. After a period of time,
थोड़े टाइम के बाद उनकी सारी असर देखी जाती है। तो कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी हाई। तो फिजियोथेरेपी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉम्प्लिकेशंस, इट Yes. हेल्प्स इन मेंटेनिंग व्हाट इज इट। so that's the role of physiotherapy in the intensive care. जैसे जैसे बाहर निकलते जाते हैं हम उनके मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, उनके लंग्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं बाय गुड वेंटिलेशन, गिविंग देम प्रॉपर पोजीशन। उनकी एनर्जी कंजम्पशन जो होती है एक एक्टिविटी करने के लिए वो कम करने की कोशिश करते हैं ताकि एनर्जी कंजर्व हो और वो वही काम आसानी से कर पाए। एंड ओवरऑल कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ताकि वो अपने वर्क को रिज्यूम कर सके, सोसाइटी में वापस आ सके। तो एट एवरी फेज द गोल इज डिफरेंट, Yes. डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कैरेक्टर, डिपेंडिंग अपॉन द एज, उनकी उम्र, उनके साथ जुड़े हुए दूसरे जो भाव रहते हैं, चाहे कोई डायबिटिक है, कोई ब्लड प्रेशर है, तो उनके साथ जो जुड़ी जुड़ी बीमारियां होती है, उनका हलन चलन पहले का कितना है, उनका एनर्जी लेवल कितना है, ये सब देख के एनालाइज करके फिर वो थेरेपी की जाती है। यस, थैंक यू मारिया मैम, एंड थैंक यू व्यूअर्स। आप जो बता रहे हैं उससे समझ रहे हैं हम कितने जोर से बोलें। एंड देयर इज़ वन सजेशन, इफ़ यू हियर इट विद द ईयरफोन्स दैट विल ऑल्सो हेल्प अस हियर मारिया मैम बेटर, बिकॉज शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू गिव इट अ लाउडर वॉइस नाउ। थैंक यू मारिया मैम। आपने जो बताया कि फिजियोथेरेपी किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इलनेस ऑफ कोविड-19 हम कैसे कैसे रोल प्ले कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स प्रॉब्लम्स एंड पेशेंट्स कंडीशन, एज, एंड देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट देयर आउटकम्स। सो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पेशेंट्स से, फिजिशियंस से, जो हम सीधे डिस्कस करेंगे मैडम के साथ। अगर व्यूअर्स में से किसी को भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। आपका एज लिखिए, कोविड होकर कितना दिन हो गया है ये लिखिए, और फिजिकल प्रॉब्लम क्या है जिसका आप सॉल्यूशन फिजियोथेरेपी इस टॉक शो में पा सकते हैं, वो आप लिखना ट्राई करिए ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। सो मैडम, हम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये है होम क्वारंटाइन पेशेंट्स के लिए, कि होम क्वारंटाइन पेशेंट्स के लिए फिजियोथेरेपी के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या टिप्स हैं ताकि वह ये फेज़ अच्छी तरह से पार कर सके। होम क्वारंटाइन का मतलब होता है आप घर के अंदर ही बंदी बन गए। जब आप घर के अंदर ही बंदी बन जाते हो तो एक तो आप अपने परिवारजनों के साथ होके भी उनसे अलग हो। दूसरी बात कि आपको ये स्ट्रेस होता है कि आपका इन्फेक्शन कहीं उनको ना लग जाए, वो भी स्ट्रेस में और डर में रहते हैं। उनका काम भी बढ़ा हुआ रहता है वैसे, क्योंकि आपके साथ आपके सेहत का ध्यान रखना, आपके कपड़ों, बर्तन, सब चीज की जो अलग तरीके से साफ सफाई होनी होती है वो सब करना होता है। तो उनका स्ट्रेस भी वो रहता ही है वो सब। और आपकी तरफ से होता है कि आपके पास और कुछ शायद करने को नहीं होता है सिवाय के बैठ के आप विचार करते रहते हो, बिकॉज यू आर एट होम, यू आर मेंटली वर्क्ड अप, यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस, डिफरेंट थॉट्स अलग अलग किस्म के दिमाग में हो सकते हैं, बीमारी से जुड़े हो सकते हैं, फ्यूचर से जुड़े हो सकते हैं, बीमारी की वजह से जो नींद नहीं आती है, थकावट से लगता है पूरा टाइम, उससे जुड़ा हुआ चीजें रहती है। तो एक प्रॉब्लम नहीं, आप अलग अलग प्रॉब्लम को फेस करते हो और उसके साथ मेंटल और फिजिकल तालमेल बनाना बहुत जरूरी होता है। ट्रू। जब आप घर में हो तो इम्पोर्टेंट है कि आप फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपकी लिमिट्स है उस हिसाब से आप मेंटेन करें। जरूरी नहीं है कि हर व्यायाम आपको जिम जाके ही करना होता है, छोटे छोटे से व्यायाम होते हैं जो आप कर सकते करते, लेकिन उसके पहले आप वो व्यायाम करने के लिए फिट है कि नहीं वो जानना भी जरूरी होता है। क्योंकि ये बीमारी में एक फेज ऐसा होता है कि किसी को कुछ भी नहीं होता है, किसी को थोड़े दिन के बाद ऑक्सीजन का गिरना चालू हो जाता है। इसके लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप एक्टिविटी करो या 6 मिनट करो, तभी आप सैचुरेशन मॉनिटर करो। तो अगर आपके सैचुरेशन अच्छे मेंटेन है, 95-96 के ऊपर ही मेंटेन है, यू कैन स्टार्ट विद गुड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप वहीं पे खड़े खड़े बेड से उठक बैठक कर सकते हैं, जैसे सिट टू स्टैंड बोलते हैं,
या Yes. स्पॉट मार्चिंग कर सकते हैं। Yes. छोटा घर रहेगा तो भी आप चलना फिरना घर के अंदर ही चक्कर काट सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको बाहर जाएंगे तो ही वॉक होता है, घर के अंदर ही आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लंजेस है, स्ट्रेचेस है, तो थोड़े थोड़े फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी करिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा टाइम फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि ब्रेक और रेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको थकान नहीं लगे, कोई भी चीज करने के बाद थकान नहीं लगनी चाहिए। स्लीप अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपकी स्लीप खराब हो गई है या आपको थकान लगना चालू हुआ, मतलब आप ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं। आप अपने आप को गेम्स में इन्वॉल्व कीजिए। आजकल मोबाइल्स पे, वीडियोस पे, टीवी पे, सब पे कनेक्शन होके आप गेम्स, इंडोर गेम्स कर सकते हैं। यू कैन हैव पार्टनर्स टू प्ले गेम्स ऑन जस्ट वीडियोस एंड एप्स दैट वे। सो इन्वॉल्व योरसेल्फ इन क्रिएटिविटी। कंसंट्रेशन रखिए, बिकॉज कंसंट्रेशन एंड मेमोरी गेम्स जो होती है ये टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखा गया है कि लोगों की मेमोरी भी अंशापन होने लगी है, उनके कंसंट्रेशन में फर्क आने लगा है। सो इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू मेमोरी एंड कंसंट्रेशन गेम्स। किताबें पढ़िए। आपके जो शौक पहले थे वो शौक सोचिए कि क्या क्या था, क्या मैं नहीं कर सकता था पहले, जो मैं अभी ये 4 कोने में कभी मैं बैठा हूँ मैं कर सकता हूँ। और अगर आपको बाहर निकलना है और या कुछ करना है तो यू हैव टू बी केयरफुल विद योर फैमिली मेंबर्स। बिना मास्क के वगैरह बाहर घूमना नहीं है, कहीं बाहर आना नहीं है, बिकॉज जो प्रिकॉशंस लेना है होम आइसोलेशन में भी वो उसको लेना ही है। 10 दिन के बाद भी 7 दिन का क्वारंटाइन का गवर्नमेंट का भी रेगुलेशंस के अंदर है। तो वो उतना जो दिन अपने को देखना है उसको फॉलो करना है, और मास्क हमेशा पहन के रखना है उसके बाद भी। और अपने आप को जितने फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ द डे, 4 to 5 times in a day, continue to do that, so that will help. Eat good food, have good thoughts, try and sleep well, that will take care of you. अब मैम आपको मैं पूछना चाहूँगी, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इस फेज में करनी है, स्टीम इनहेलेशन लेना है क्या? सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? हाउ विल डू वी टेक स्टीम इनहेलेशन रेगुलरली? There is nothing wrong in taking steam inhalations. Okay. As needed you can take them. हमको कभी सर्दी जुकाम होता है तो हम steam inhalations लेते हैं, yes. So there is nothing wrong in taking steam inhalations. Yes. People are doing studies to find out whether steam inhalation works, does not work, but that is a part of scientific things which people are looking into and studying into. Yes. One thing is that when you're inhaling the warm air, Yes. the warm temperature that is known to combat the virus, it's up to around higher temperature, which helps in stopping its multiplication of its growth. And we have lot of nasal passages, nasal turbinates, mucosa है उसके अंदर, layers है उसके अंदर. So when we are doing a simple steam inhalation, it helps us to breathe well. तो एक अपना भारतीय नुस्खा होता है कि जब भी सर्दी हुआ तो हम ऑलवेज वी गो फॉर स्टीम इनहेलेशन करते हैं, हम काढ़ा पीते हैं, Yes. we do hot water gargles. Yes. So we are doing all these things as a part. We have different types of medicines where Ayush है, homeopathy है, naturopathy, they are all a part of it and they are all following their own protocols and वैसे है। तो वैसा there is nothing wrong in it. Yes. अपने हिसाब से जो आप कर रहे हैं, you can always continue to do that. Yes. ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर इम्पोर्टेंट, Mm-hmm. क्योंकि आपको अपने लंग्स को वेल वेंटिलेटेड मेंटेन करना है, वेल एरिएटेड मेंटेन करना है। Mm-hmm. साधारण तौर पे भी अगर आप देखो तो आप सांस ठीक से कभी भी नहीं लेते हो। वी हैव फॉरगॉटन टू ब्रीथ। हम Yes. हमेशा सांस ना गर्दन से लेते हैं। Hmm. जो मेन मसल है अपना ब्रीदिंग का, डायफ्राम जिसे बोलते हैं, जो पेट की नाड़ी के ऊपर रहता है, जस्ट बिलो द बोन दैट यू फील एट द एंड, वहां पे वो रहता है। तो हम सब भूल गए हैं कि हमें उससे सांस लेना है, हम सब गर्दन से सांस लेते हैं, नेक से सांस लेते हैं। सो वी नीड टू स्टार्ट लर्निंग टू रीब्रीथ एंड दैट इज Yes. इम्पोर्टेंट। और Yes. माइल्ड में भी देखा गया है कि फेफड़े में असर होता है, थोड़ा बहुत भी असर उसमें है। So in order to help our lungs to breathe better, ताकि नीचे के फेफड़े के हिस्से तक हवा ठीक से जा सके, breathing exercises are recommended to continue. Okay, thank you ma'am, thank you. Yes, so ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जब हम बात कर रहे हैं तो जब
ये एक्सरसाइज दी जाती है, कई बार पेशेंट जैसे ही नाक से अंदर सांस लेता है तो खांसी आ जाती है. So what should they do? How do they change the exercise or they change the pattern? ये जो फिजियोथेरापिस्ट, एज अ फिजियोथेरापिस्ट हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिखाते हैं जिसमें हम नाक से सांस लेकर फूंक मारकर जो बताते हैं पेशेंट्स को सेगमेंटली, ऊपर का सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के लिए. सो इसके लिए हम हर बार लंबी सांस लेने के लिए कहते हैं. एंड दीज पेशेंट्स व्हेन दे हैव ड्राई कॉफ तो तुरंत खांसी आ जाती है. तो उनको किस तरह से एक्सरसाइज चेंज करनी है हमें? आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कौन से दौरान पे दे रहे हो वो इम्पोर्टेंट है. तो व्हेन यू आर बिगिनिंग टू गिव, समझो किसी को खांसी बहुत ज्यादा है, कॉन्स्टेंटली कॉफिंग, वहां पे आप जैसा उन्हें लंबा सांस लेने को बोलेंगे उनको खांसी का वो दौर पड़ेगा. तो इट इज नॉट एडवाइजेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वहां पे आप सिर्फ हल्के हल्के छोटे छोटे सांस और हल्का सा फूंक मार के छोड़ने के लिए बोलना है. ओके. सो दैट विल नॉट ट्रिगर. जितना हो सकता है पॉजिटिव प्रेशर हम मेंटेन करते हैं. जब भी हम फूंक मारते हैं, जैसे जिसको फर्स्ट लिप ब्रीदिंग बोलते हैं, यस, ऐसा करते हैं, तो हम पॉजिटिव प्रेशर नीचे की ओर मेंटेन करते हैं. सो दिस इज बेनिफिशियल व्हेन पीपल हैव लॉट ऑफ कॉफ. तभी आप उनको डीप इनसाइड, डीप इंस्पिरेशन करने के लिए मत करिए. तभी इट इज बेसिकली लो वॉल्यूम, मोर ऑफ पर्स लिप ब्रीदिंग जो उनको रेकमेंड किया जाता है. yes. जब आप बाकी पोजिशनिंग के साथ उनको करते हैं, जिनको कॉफ का इश्यूज नहीं होता है, हाँ. उस वक्त आप डायफ्राम को रिक्रूट करना चालू कीजिए और उनको डीप कॉस्टल इंस्पिरेशंस, थोरैसिक एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं, वहां पे करते हैं. और मैंने देखा है कि थोड़े टाइम के बाद, शुरुआत में बलगम नहीं होता है, शुरुआत में ड्राई कॉफ होता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद बलगम निकलना चालू होता है. लॉट ऑफ पेशेंट्स हैव कम बैक विद स्पूटम. तो तभी हम ACBT जिसे बोलते हैं, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक, जो एक एयरवे क्लियरेंस मेथड है, तो हम तभी वो एडवोकेट करते हैं. तो हर टाइम के अनुसार कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज देनी है, कितना कर पाएगा पेशेंट, वो उसके उस पर जाता है. एक टाइम पे आप ज्यादा नहीं दे सकते हैं. अच्छा मैम, ऐसा भी पाया जाता है कि जो मास्क पे होते हैं, ऑक्सीजन पे मास्क लगाया हुआ होता है, अब जब इन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करानी है तो क्या हम मास्क निकाल दें और एक्सरसाइजेस करें या मास्क के साथ ही करें? yes. मास्क निकाल के कभी भी एक्सरसाइजेस करनी नहीं है. Okay. सारी एक्सरसाइज इज विद ऑक्सीजन, इज विद द मास्क. Yes. तो उसी के साथ उसे एक्सरसाइजेस करनी होती है. Yes, sure. If you remove the mask, they will desaturate. तो वो कभी भी करना नहीं है. Yes, so those Venturi mask that is not to be removed. लेकिन अगर पेशेंट बाईपैप के मास्क पे है, अगर पेशेंट बाईपैप मशीन पे है, मैं व्यूअर्स को बता दूं, बाईपैप मशीन एक ये पॉजिटिव प्रेशर का मशीन है जिसे हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर की कैटेगरी में देते हैं, जो मास्क लगाते हैं और मशीन ऑन करके एक प्रेशराइज्ड एयर अंदर जाती है. तो ये जो पेशेंट होते हैं मैडम, इनका मास्क हम निकाल सकते हैं, इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज दे सकते हैं, कैसे करें? कोई भी मास्क हो उसे आप निकाल के कोविड पेशेंट्स में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस न दें. दैट इज द फर्स्ट रूल. ओके. बाईपैप पे हो या सादा वेंचुरी मास्क हो या सादा ऑक्सीजन मास्क हो. अगर ऑक्सीजन मास्क पेशेंट 2 लीटर 3 लीटर पे है तो ऑटोमेटिकली आप डॉक्टर से बात करके उनको नेजल फ्लॉन्ग्स पे शिफ्ट कर सकते हैं. Yes. If you want to give a spirometer or something. Yes. But you're not supposed to put them off oxygen when they are on oxygen. दूसरी बात, बाईपैप का एक अपना फंक्शन होता है. उसका ऑक्सीजन जो देने का ये रेट रहता है वो ज्यादा रहता है कंपेयर टू आप सादा मास्क दे रहे हैं या वेंटिलेटर मास्क, उससे ज्यादा हुआ. बाईपैप इज स्टिल हायर. Yes. इट कैन गो फ्रॉम 50% to 90% पे पेशेंट्स होते हैं बाईपैप पे. एक पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता है क्योंकि फेफड़ों के जो हवा की थैली होती है उसमें सूजन होती है उसके अंदर. Yes. और उसकी वजह से फेफड़े की वो हवा की थैलियां बंद हो जाती है. Yes. तो वो प्रेशर के दौरान जब भी ऑक्सीजन अंदर डाला जाता है बाईपैप के थ्रू, वो हवा की थैली को मेंटेन करता है ताकि ऑक्सीजनेशन बेटर हो. तो वो उसका अपना काम कर रहा है. वहाँ पे अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी देने की कोशिश करते हो तो हमारे तजुर्बे में पेशेंट्स नहीं कर पाते हैं.
सो व्हाट इज द बेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज कि आप सिर्फ उनको हल्के से हाथ के प्रेशर से डायफ्राम का रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कीजिए. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सेकेंड, हाथ पैर हिलाने का जो होता है, क्योंकि आप हर हाथ के मूवमेंट, अभी मैं हाथ ऊपर लेगी तो ऑटोमेटिक मेरा ब्रीदिंग नॉर्मली डीप होने वाला है. तो हाथ की जो मूवमेंट्स होती है आप वो एनकरेज कीजिए. साइड सिटिंग एनकरेज कीजिए. एंकल तो मूवमेंट्स है वो एनकरेज कीजिए. बेड एक्सरसाइजेस, बेड साइड एक्सरसाइजेस है वो एनकरेज कीजिए. तो जो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड है, जो स्टैग्नेशन के रिलेटेड है, वो विल बी टेकन केयर ऑफ. और जितने हाथ और हिलाने से ऑटोमेटिक उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी में है वो उनका इम्प्रूवमेंट होता है. लेकिन ऑल दिस वाइल बहुत जरूरी है कि पेशेंट का हार्ट रेट, सैचुरेशन इज कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड. You cannot do anything unmonitored with them. Absolutely, this has to be. You have to monitor them and then progress. Yes. Since it's a BiPAP, we are talking about patient is hospitalized and he is supervised, and while giving exercises also हमें उनको मॉनिटर करना है. पल्स ऑक्सीमीटर लगा हुआ हो या पेशेंट का मॉनिटर चालू हो, हम कर सकते हैं. सो मैडम क्या बता रहे हैं हमें कि बाईपैप मशीन या कोई भी मशीन का मास्क निकालकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं देनी है. सो बाईपैप मशीन के साथ में पेशेंट को पोजिशनिंग दे सकते हैं, साइड लाइन पोजिशन दे सकते हैं, सुपाइन पोजिशन या तो अपराइट पोजिशन देके पेट के स्नायु की जो हम बात कर रहे हैं, डायफ्रामेटिक रिक्रूटमेंट जो बोल रहे हैं, तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम इस केस में दे सकते हैं. और इसी के साथ हाथों की और पैरों की एक्सरसाइज देंगे, ताकि जैसे ही वो थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे हाथ पैर की, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा उनका ब्रीदिंग का डेप्थ बढ़ेगा और उनको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा. Yes, thank you, ma'am. Other thing that I want to tell here is that positioning is very important here. आप कैसे position कर, recommended position यहाँ पे, क्योंकि सब फेफड़ों के पूरे हिस्से में सूजन होती है. Yes. इस prone, उल्टा पेट पे सोना होता है वो. Yes. तो जितना हो सकता है वो पेट पे सोना होता है. Yes. लेकिन हर पेशेंट पेट पे सो के बेनिफिट नहीं करता है. तो हमें मॉनिटर करना रहता है कि कौन सा पेशेंट को पेट पे सुलाने के बाद उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा हुआ है या डिटीरिएट हुआ है. अगर डिटीरिएट हुआ है तो वो पोजीशन हमको मेंटेन नहीं करनी. किसी को साइड लाइन में फायदा ज्यादा होता है, किसी को उल्टा सोने पे ज्यादा होता है. सुपाइन कोई नहीं सो सकता है, सीधा कोई नहीं सो पाता है. हमेशा हेड को थोड़ा हाई रखा हुआ रहता है, तो 15-20 डिग्री हेड हाई होता है. और आप साइड में लेट जाइए या एक तकिया रख के थोड़ा उल्टे होने की और कोशिश कीजिए, या पूरा उल्टा भी होएंगे तो चलेगा. लेकिन जब भी बाईपैप मास्क रहता है या ट्यूब रहती है, तो ये हमको बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि उसको बराबर से सिक्योर किया जाता है, ताकि वो निकल नहीं जाए, डिस्प्लेस नहीं हो जाए, वहां से लीक ना हो. ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. जब पेशेंट शुद्धि में नहीं रहते हैं तो 3-4 लोग रहते, आपको चाहिए उतना कि उनको आप पोजीशन कर सको. लेकिन जब भी शुद्धि में रहते हैं और खुद पे से कर सकते हैं, तो उनको सिर्फ मदद की जरूरत होती है, उनको प्रोत्साहन की जरूरत होती है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने थके हुए रहते हैं. तो उनको हमको पता नहीं चलता, हम इतने इजीली सांस लेते हैं. लेकिन जब उनको सांस लेने के लिए बहुत एनर्जी जाती है, तो दे हैव टू बी एनकरेज्ड टू बी पुट इनटू दोस पोजीशंस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, ma'am. So we go on to the next point, that is about, madam, 6-minute walk test. So how you smiled. So there is a question. I'm asked to do 6-minute walk test twice daily while home quarantine. So how exactly I do it and how it helps? 6-minute walk test is, very close to physio's hand. Yes. हर कोई इसमें आप 6-minute walk test करते हो, क्योंकि ओवरऑल फंक्शनल कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, क्षमता कितनी है अपने शरीर की, उसकी जांच 6-minute walk test होती है. कोविड के नजरिए से जब हम देखते हैं तो 6-minute walk test और एक चीज के लिए डायग्नोस्टिक है, और वो है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है. क्योंकि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होने चालू हुआ तो उसका मतलब है कि आपके फेफड़ों की हालत और खराब हो रही है, आपको तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत है. शायद इसीलिए आपके डॉक्टर भी आपको दिन में 2 बार करने की सलाह दे रहे हैं. लेकिन 6-minute walk test
दिन में 2 बार करने की जरूरत नहीं होती है। आप ये समझिए कि 6 मिनट वॉक टेस्ट कर रहे हैं या 6 मिनट चलना कर रहे हैं, आप 2 चीज में फर्क है। हम जब टेस्ट बोल के कर रहे हैं तो हम देखना चाहते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है, आपकी लंग की कंडीशन कैसी है। वो एक टेस्ट होता है, वो एक तरीके से किया जाता है कि आप 30 मीटर आइडियल कंडीशन अगर देखा तो 30 मीटर का कॉरिडोर में आपको 6 मिनट तक चलना है। ये है कि 6 मिनट चाहिए, आप भले उसमें रुको, आप 2 बार रुको, 3 बार रुको, वो 2, 3, 4 या बिल्कुल नहीं रुके, सब 6 मिनट के अंदर आता है। और अब ओवरऑल डिस्टेंस कितना चले है वो कैलकुलेट किया जाता है। अभी इसके साथ आपकी दिल की धड़कन कितनी बढ़ी, या आपका सैचुरेशन गिरा नहीं गिरा, क्या हुआ, आपको दम लगा, थकान लगा, ये सब भी नोट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये एक टेस्ट हुई। जब हम वॉकिंग बोलते हैं 6 मिनट चलो, बेसिक आइडिया क्या है कि आपको कम से कम 10 मिनट तो चाहिए, एक फिजिकल हेल्थ के रूप में चाहिए चलने के। तो आप वो 3 मिनट चल के कर सकते हो, पॉज लेके दूसरे 3 मिनट चलो, पॉज लेके दूसरे 3 मिनट चलो, क्यूमुलेटिव कम से कम आप 10 मिनट चलने की कोशिश करो। तो वो एक व्यायाम के तौर पे हुआ, एक एक्सरसाइज के तौर पे हुआ। तो आप फिर टेस्ट कर रहे हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, गोल क्या है वो समझने का जरूरी है। अगर वो एक टेस्ट है देखने के लिए कि सैचुरेशन कम हो रहा है कि नहीं, तो आपने एक बार किया, दैट इज मोर देन इनफ। रोज रोज भी करने की जरूरत नहीं। अगर आप ऑलरेडी डायग्नोज्ड हो, आप रिकवर्ड की स्टेट में हो, रिकवरी हो रही है, तो आपको रोज रोज 6 मिनट वॉक करने की जरूरत नहीं होती है उसकी। वो आपके फेजेस के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन एक्सरसाइज एज वॉकिंग ये रोज करने की जरूरत है। तो अगर आप बिल्कुल नहीं चल रहे हो तो आप 4 मिनट 6 मिनट से शुरुआत कर सकते हो, धीरे धीरे आप 10 मिनट जा सकते हो। जब 10 मिनट आप कंटिन्यूस चल पाते हो तो फिर आप 15 मिनट जाइए, फिर आप 20 मिनट जाइए, और जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ते जाता है वैसे वैसे दिन में कितनी बार करना है वो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। तो अगर मैं दिन में सिर्फ 5 मिनट चलती हूँ तो मुझे वो 5 मिनट कम से कम हर 2 घंटे में चलना है, क्योंकि वो मेरी एक्सरसाइज के तौर पे कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं टेस्टिंग के तौर पे समझ के कर रही हूँ कि नहीं, मैं 6 मिनट वॉक टेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे हर बार करने की जरूरत नहीं होती। मेरा शरीर भी मुझे बताएगा कि बहुत थकान लगी है, मुझे दम लग रहा है, थकान लग रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चक्कर आ रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स विल आल्सो टेल मी। तो ये सब चीजें हमको लेके एक साथ में देख के फिर डिसाइड करना है कि हमको आगे कैसे करना है और कितना आगे जाना है। So it is whether a test that has been prescribed or it is an exercise prescription that needs to be made clear. ओके, सो अगर मैम हम चल रहे हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट कर रहे हैं, और अगर सैचुरेशन ड्रॉप हुआ तो कितना सैचुरेशन ड्रॉप अलाउड है, कितने ड्रॉप से हमें रुक जाना चाहिए? जब ये पेशेंट घर पे करते हैं उन्हें हमें क्या समझाना है? इज इट 3% दैट दे अलाउ एंड दे हैव टू बी स्टॉपिंग, या रुक के फिर आगे बढ़े? आइडियली 6 मिनट वॉक टेस्ट सुपरविजन में होना चाहिए, इन ऑर्डर टू नो कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी है, टाइट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, इट इज डन अंडर सुपरविजन। जब आप पेशेंट को घर पे अनसुपरवाइज बोलते हो करने के, आजकल हम सब पेशेंट को ये सिखाते रहते हैं कि मॉनिटर कैसे करना है, सैचुरेशन कैसे देखना है, रेट ऑफ फटीग एक्सर्शन जैसे बताया पहले, बॉक्स स्केल पे थकान हल्का सा मामूली सा लगना चाहिए। तो ये जो क्यूज है वो पेशेंट्स को बताए हुए रहते हैं। सो व्हेन दे डूइंग अनसुपरवाइज्ड थिंग्स, you should not allow them to drop below 95. Okay. 95 से नीचे होना चालू हो गया तो they have to stop. There is no need for them to continue. Why are they doing it? Okay. What is the goal? That is what I said. आपका गोल क्या है वो उनको बोलने के लिए कि आप घर पे करो, क्योंकि जब वो घर पे कर रहे हैं वो अनसुपरवाइज करने वाले हैं, वो नोट करने वाले हैं क्या है इसमें होते हैं समथिंग कॉल्ड एज हैप्पी हाइपोक्सिया, कि उनको बिल्कुल पता नहीं चलता है और सैचुरेशन ड्रॉप होना चालू हो जाता है। सैचुरेशन बहुत ज्यादा भी ड्रॉप हो सकता है इसमें, तो दैट टाइम दे हैव टू कांटेक्ट द फिजिशियन और द डॉक्टर फॉर मेडिकल अटेंशन that is required. So that is particularly one reason why everybody is asked
कि आप घर पे 6 मिनट वॉक टेस्ट करो, ताकि अगर सैचुरेशन ड्रॉप होता है तो आप इमीडिएटली कांटेक्ट करो अपने डॉक्टर को, तो वो जो इलाज चाहिए, जैसा चाहिए, एडमिशन है क्या है, वो देख के आप बता सकते हैं। दैट्स अ नाइस पॉइंट मैम कि 6 मिनट वॉक टेस्ट एक सुपरवाइज्ड टेस्ट होनी चाहिए, ये एक बेहतर सुझाव रहेगा। सो अगला क्वेश्चन है मैम, मेरी जब सांस फूलती थी तब ऑक्सीजन लगाया गया, 2 दिन में मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, क्या अब भी मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है? कैन वी स्टॉप दी ऑक्सीजन? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ऑक्सीजन थेरेपी? दैट मीन्स ऑक्सीजन इज अ मेडिसिन, इट इज अ ड्रग दैट इज गिवन बाय द डॉक्टर। आपका डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको ऑक्सीजन कितना जरूरत है, कैसे जरूरत है। आपको ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं, आपको एक्टिविटी पे अगर आप डिसैचुरेट हो रहे हैं तो दैट विल टेल यू कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन नहीं है और आपने एक्टिविटीज की है, सब किसी को थोड़ा चलना चालू, वैसे रेस्ट पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, रेस्ट पे ऑक्सीजन मेंटेन होता है 96 95, इट इज मेंटेन वेल, लेकिन चलना चालू किया और सैचुरेशन ड्रॉप होना चालू हो जाता है 94 93 92 90, इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग डाउन। तो जब भी एक्टिविटीज पे ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप डाउन होना चालू हो जाता है, सो देन द डॉक्टर विल टेल यू वेदर यू नीड द ऑक्सीजन और यू डोंट नीड द ऑक्सीजन। इसके लिए डीसैचुरेशन 6 मिनट वॉक टेस्ट के साथ डीसैचुरेशन जो होता है और टाइट्रेशन जो होता है वो किया जाता है, देखने के लिए कि आपको ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है और कितने टाइम के लिए आपको ऑक्सीजन करना जरूरी है। अभी इसमें ये बात जरूरी समझना है कि अगर आप ऑक्सीजन पे हो और आप डिसैचुरेट भी होते हो, तो जब भी आप व्यायाम करते हो या एक्सरसाइज जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं आपको, वो प्लीज बिना ऑक्सीजन मत कीजिए। विथ एक्सरसाइजेस विथ सुपरविजन आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगे कि कभी कभी बिकॉज द डिमांड इज मोर, ऑक्सीजन इज अ नीड, वो एक एनर्जी है, तो वो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं अपने बॉडी की डिमांड बढ़ती जाती है, बॉडी की डिमांड बढ़ती है मतलब उसे ऑक्सीजन की और जरूरत होती है तभी। तो अगर आप ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो वो फिर आपको प्रॉब्लम देगा। इसके लिए आप खुद पे से ऑक्सीजन कभी भी डिसकंटिन्यू मत कीजिए, जो भी है आप कंसल्टेशन में रहिएगा, आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहिएगा, वो आपको बताएंगे कि आपको ऑक्सीजन डिसकंटिन्यू करना है, कितना कंटिन्यू करना है, और आपके एक्टिविटी के साथ डीसैचुरेशन कितना होता है वो अगर आप घर पे एक चार्ट मेंटेन करते हैं या एक्टिविटीज के साथ आपके पैरामीटर्स कैसे जा रहे हैं, दो चीज है, एक आपको एक्सर्शन कितना लग रहा है, आपका सैचुरेशन कितना है और आपका हार्ट रेट कितना जाता है। अगर इतनी सारी चीजें आप सिर्फ कितना मेंटेन करके आप बात कर सकते हैं या दिखा सकते हैं आपके डॉक्टर को, तो वो आपको गाइडेंस देंगे कैसे जाना है। यस यस, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे बैठे आपका ऑक्सीजन अच्छा है और डॉक्टर ऑक्सीजन निकाल देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आप चलना फिरना जब शुरू करते हैं और मूवमेंट्स करते हैं और तब अगर सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा हो तो ज़रूरी है कि आपको ऑक्सीजन की और ज़रूरत है। सो ये ऑफ कोर्स डॉक्टर्स और फिजियोज आपको गाइड करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ अभी कितनी एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप इम्प्रूव होंगे। थैंक यू मैम। So the next question, ma'am, is about 71-year-old female. ये कहती हैं कि मैं 24 दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, अब घर आ गई हूँ, बाईपैप मशीन पर मैं 8 दिन तक थी, अब ऑफ ऑक्सीजन हूँ, लेकिन जब बेड से उतरकर बाथरूम जाते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो ऑक्सीजन 94 से 82 आ जाता है। So ये जो ड्रॉप होता है, ऐसे इससे मैं अब कैसे प्रोग्रेस करूँ? So it is somewhat similar to what you spoke right now. The guidance has to be, I think, the similar. Yeah, and we need to observe. दूसरा ये ध्यान रखना है कि कोविड सिर्फ लंग को नहीं बट मसल्स आल्सो इट अफेक्ट्स, ओवरऑल मसल को भी डैमेज करता है, तो अपने मसल्स भी वीक हो जाते हैं। एज से भी मसल्स वीकनेस होती है, हमें दवाइयां दी जाती है उससे भी मसल्स पे तो असर होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग। तो जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हम बेसिक छोटी छोटी
मसल एक्सरसाइजेस से शुरुआत करें। हमें लगता है ये क्या है, पैर का पंजा ऊपर नीचे करना या एड़ी थोड़ी फ्लाइट करना या ऊपर नीचे करना, अपने को लगता है वो कुछ नहीं है, लेकिन ये भी एनर्जी मांगता है, इसको भी ऑक्सीजन लगती है। सो जब हम ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते हैं तो क्या होता है कि अपना स्नायु काम करना, सही ढंग से काम करना जो बोलते हैं उसको चालू कर देता है वो। तो अपना स्नायु काम करना जब भी चालू होता है तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वही डिमांड अपनी जो है ऑक्सीजन की वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ हर फेज पे ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करते हो, आप मूवमेंट को और ब्रीदिंग को कोऑर्डिनेट कैसे करते हो। जैसे मैं जब भी नीचे झुकती है तो मैं सांस छोड़ती है, जब भी मैं ऊपर आती है मेरे शरीर को नीचे से उठा के कुछ ऊपर आई तो मैं सांस अंदर खींचती। तो मुझे मेरे बॉडी मूवमेंट्स को और ब्रीदिंग को भी साथ में कोऑर्डिनेट करना है। अगर मैं उस वक्त ब्रेथ को होल्ड करके कुछ काम करेगी या एकदम ताकत लगा के कुछ काम करेगी तो उस वक्त मेरी बॉडी ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा मांगेगी, और जब वो लंग्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो वो नीचे फट से वो नीचे गिरने वाला है। तो हमें अपने आप को रिट्रेन करना है, ब्रीदिंग को उसके साथ कोऑर्डिनेट करके, मसल्स को धीरे धीरे वर्क करके, ताकि वो अपना वर्क सही ढंग से कर पाए। उसके अंदर अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के अपना एंड्योरेंस जिसे बोलते हैं वो धीरे धीरे बढ़ाना होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बिकॉज द ऑक्सीजन इज ड्रॉपिंग डाउन सो मच आई विल जस्ट स्टिक टू बेड, क्योंकि आप जितना बेड को रेस्ट्रिक्ट करोगे, जितना डिकंडीशन करोगे, कंडीशन उतनी वर्स होती जाती है, इंप्रूव नहीं होती है। सो अंडर सुपरविजन विद प्रॉपर इवैल्यूएशन आपको एक्सरसाइज कैसे प्रोग्रेस करना है वो बताया जा सकता है। So ma'am, it's better that they consult a physiotherapist and with the physiotherapist and a physician's combined advices they must start the exercises. So इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए ये है कि एक्सरसाइजेस ज़रूरी हैं। छोटी छोटी एक्सरसाइज से शुरुआत करिए, जैसे मैडम ने बताया बेड में पैर के पंजे ऊपर नीचे हिलाना, पैर मोड़ना, सीधा करना, ये भी एक एक्टिविटी है जो हमारी पंपिंग मैकेनिज्म बेटर करती है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म बेटर करती है। और दूसरा, जब भी मूवमेंट करें तो ब्रीदिंग के साथ उसे सिंक्रोनाइज करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने हाथ लिया तो सांस अंदर ली और हाथ नीचे लाए तो फूंक मार के धीरे धीरे वापस लाए। और इसी तरह मैडम ने एग्जाम्पल दिया, नीचे से हमें कुछ उठाना है तो उस तरह भाई उस क्रिया में भी हमें ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करना है। जितना हम ब्रीदिंग और बॉडी की मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करके चलेंगे, सांस उतनी कम फूलेगी और थकान उतनी कम लगेगी। सो धीरे धीरे एक्सरसाइज प्रोग्रेशन करके आप इस जो स्टेट है, ये जो आपका कि जो बाथरूम जाने पर भी जो सैचुरेशन बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है वो इम्प्रूव होगा। और अगर सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं, ये भी हमें देखना होगा, राइट? Yes. And they have to consult a doctor because yes. कुछ medicines की जरूरत हो सकती है, no? True. They need a change of medication. She needs to be evaluated. ट्रू, क्योंकि सिर्फ फेफड़े ही हमें इस बात का डायरेक्शन नहीं देते, शरीर में दूसरे भी कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मसल्स वीकनेस हो सकती है, दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उन सबको नज़र में रखते हुए आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। फाइन, थैंक यू मैम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे दोनों घुटने कोरोना होने से पहले दोनों घुटने में दर्द हो रहा था। आई एम 65, मेरे दोनों घुटनों में दर्द हो रहा था। कोरोना की दवाइयों से मेरे घुटनों का दर्द लगभग बंद हो चुका है और मैं खुश हूँ। सो अभी 21 दिन हो चुके हैं कोरोना होके, तो क्या मेरा दर्द वापस आ सकता है? उसके लिए मैं क्या करूँ? So this is maybe a medical effect, I mean steroid effect, that her pain has reduced or what, we do not know. But she's asking if the pain comes back when the steroid stops. There are two things here. One is OA pain. Yes. Or knee pain, which is a degenerative pain, generally is not responsive to steroids. Yes. It is inflammation that is responsive to steroids. Correct. So basically whatever pain जो सूजन की वजह से जो दर्द था, और अगर वो स्टेरॉइड्स पे थे और उसके लिए दर्द कम हुआ, तो इट वाज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, सूजन की वजह से होता था। सो शी शुड बी डायरेक्टेड टू प्रॉपर डॉक्टर वेयर वेदर इट वाज एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द जॉइंट, दैट कुड बी इवैल्यूएटेड। वो सूजन क्या था। दूसरा ये है कि उनका दर्द इसके लिए कम भी हो सकता है अगर नई मेडिकेशन से कम हुआ है, शी वाज नॉट ऑन स्टेरॉइड्स, थिंक लाइक दैट, सो शी टुक रेस्ट
आराम किया। तो जॉइंट पे जो लोडिंग हो रहा था वो ऑटोमेटिक कम हो गया है, तो उसकी वजह से वो दर्द वगैरह निकल गया है। जो जोड़ों का दर्द था, नी जॉइंट पेन था, दैट इज गॉन बिकॉज ऑफ दैट। इन दैट केस this is the time when she should start with right kind of exercises. Yes. तब के लिए वगैरह बराबर से एक्सरसाइजेस जो quadriceps के मसल के लिए है, gluteal मसल, हिप मसल gluteus है, उसके लिए जो एक्सरसाइजेस लगती है, जो कंट्रोल के लिए एक्सरसाइजेस लगती है, तो ये सही वक्त है कि वो शुरू करे, ताकि जब अभी वो पेन फ्री है, she can work on it in a better manner. Yes, that was very interesting point, मैम, कि ये जो दर्द आपका गया है वो शायद सूजन थी, अंदर जो जॉइंट्स में सूजन थी उसके लिए जा सकता है, या तो आपने रेस्ट की उसके लिए जा सकता है। और अगर सूजन के लिए है तो फिर वो ज़रूर वापस आएगा, स्टीरॉइड्स बंद होने पे थोड़े दिनों में शायद वापस आ सकता है। तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि उसके लिए क्या करें। दूसरी बात है कि आपने रेस्ट की, इसके लिए आपका दर्द कम हो गया, और अगर रेस्ट की और दर्द कम हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब इस समय का उपयोग आप अपनी एक्सरसाइजेस के लिए करें, ताकि घुटने की मजबूती हो, आपकी जो घुटने ऑस्टियोआर्थराइटिस शायद जो हो सकता है, और उसमें आपको कसरत से फिर लाभ मिले। यस, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 55-year-old मेल। ये बता रहे हैं कि कोरोना की दवाइयों से मेरे शुगर लेवल बढ़कर इंसुलिन के इंजेक्शन पे मैं आ गया हूँ, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज मैं करूँ ताकि इस इंसुलिन से मुझे छुटकारा मिले, और मैं ऑक्सीजन पर नहीं हूँ। पोस्ट कोविड स्टेट इज 2 months। कोविड से डायबिटीज जो है, शुगर बढ़ता है, बिकॉज जैसे आपने बोला कि सब शरीर के सब ऑर्गन्स में सूजन आती है, सो वन ऑफ देम इज पैनक्रियास आल्सो। तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से शुगर वगैरह बढ़ी हुई रहती है, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन पे डाला जाता है। फॉर एक्सरसाइज कंट्रोल, अगर आप 2 महीने हो गए हैं, आपको दम नहीं लग रहा है, आपका फटीग लेवल, थकान लेवल कितना है, आप वो सब मॉनिटर करके, फॉर डायबिटिक कंट्रोल यू स्टार्ट विद एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, जिसे हम कहते हैं, जैसे चलना, दैट्स द बेस्ट एक्सरसाइज। आप चलो, कम से कम 20-25 मिनट तक तो आप चलो। तो इसके लिए अगर आप पहले बिल्कुल नहीं चल रहे थे, तो आपको धीरे धीरे करके वो 25 मिनट तक जाना है। अगर आप रेगुलरली पहले से फिजिकली एक्टिव थे और रेगुलरली कर रहे थे, फिर भी देखा जाता है कि कोविड के बाद वो क्षमता कम हो जाती है। इसके लिए तभी हम 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई कि आपका कैपेसिटी कितना है, आपकी लेवल्स कितनी है, आपके पैरामीटर्स कहाँ तक जाते हैं, और उसके बेसिस पे हम फर्दर एक्सरसाइज प्रोग्रेशन दे सकते हैं। दूसरी बात होती है कि ये सब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक कार्डियोलॉजिस्ट की जांच जरूरी होती है। स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हम करवा लेते हैं, और फिर उसके साथ वी कैन स्टार्ट गिविंग यू प्रॉपर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर डायबिटिक कंट्रोल ऑफ द ग्लाइसीमिया। दैट कैन बी डन। ओके, सो इसका मतलब है हमें एक्सरसाइजेस से ज़रूर लाभ होगा आपको, अगर आप एक्सरसाइजेस सही तरीके से अंडर सुपरविजन। मैडम ने खास कहा है कि कार्डियोलॉजिस्ट का हमें इसमें, मतलब आपके फिजिशियन का इसमें यस होना ज़रूरी है। वो जब ग्रीन सिग्नल देंगे तभी हम इसमें ज़्यादा आगे जा पाएंगे। और सबसे इजी एक्सरसाइज है वॉक करना। 20 से 25 मिनट आप वॉक करिए। कुछ ऐसे मसल्स की एक्सरसाइजेस हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन यह सब आपके फिजिशियन के ग्रीन सिग्नल के बाद, और फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प आप ले सकते हैं। वो आपकी 6 मिनट वॉक टेस्ट चेक करेंगे। ये चेक करके आपका जो बेसिक स्टैमिना क्या है, डिस्टेंस कितना आप कवर करते हैं, आपका हार्ट और फेफड़े, लंग्स कितना अभी इसको कोप अप कर रहे हैं, इस हिसाब से एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन प्लान कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम फॉर दैट। Now we can take Dr. Pranali's question here, which is what the other patient has also sent. So I'll just quote that. I am Pranali. I have COVID currently day 11. Physical fatigue is very, very prominent in spite of having all supplements. Yes, there are a number of supplements that we have been given.
Maria ma'am, suggestion is perfect. Doing household activities like cooking and cleaning is very, very important to keep yourself busy. But the question is, even the other person has asked, I feel very weak and tired. मेरा ऑक्सीजन नॉर्मल है और सारे ब्लड रिपोर्ट्स भी ठीक हैं. So इसके लिए आप क्या सलाह देंगे? Why I am feeling so tired? What should I do? Weakness, tiredness, fatigue is all part and parcel of COVID infection. We need to respect it. That is very important. You don't have to push through it and say that no, in spite of me being tired, in spite of me being so weak and fatigue, I'm going to continue and try and do it. No. That is why आप जो कर पाते हैं, जो टाइम पे आपका एनर्जी लेवल अच्छा है, समझो सुबह उठे तभी एनर्जी लेवल इज गुड, तो जब भी आपका एनर्जी लेवल अच्छी है तभी आप थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करें. The moment you feel कि आपकी एनर्जी लेवल नीचे जा रही है, आप रेस्ट कीजिए. रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग. तो हीलिंग फेज के लिए रेस्ट जरूरी है. तो आपकी एक्टिविटी और रेस्ट ये रेशियो मेंटेन होनी चाहिए. और ये रेशियो हर बॉडी टाइप पे वो डिफरेंट होती है. किसी किसी को 1 घंटे के अंदर थकान चालू हो जाती है और 1 घंटा बैठे फिर उनको लगता है नहीं अभी मैं बहुत थक गया, अभी मुझे सो जाना है. अगर बॉडी डिमांड कर रही है कि अभी आपको रेस्ट लेना है तो आप रेस्ट कीजिए. जब भी आप एनर्जेटिक फील करते हैं तभी आप एक्टिविटीज कीजिए. तो यू नीड टू नो योर बॉडी, स्टडी योर बॉडी एंड फाइंड आउट कि मेरा एनर्जी लेवल हाई कभी है और लो कभी चला जाता है. तो बॉडी को वो पंपिंग की जरूरत होती है, वो एनर्जी पंप की, जो रेस्ट देता है उसे, जो स्लीप देता है उसे. और बहुत बार देखा गया है कि स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है रात को, नाइटमेयर्स होते हैं, यू कांट स्लीप वेल. सो यू हैव टू लिसन टू सॉफ्ट म्यूजिक, यूज जेंटल ब्रीदिंग, हैव गुड थॉट्स. एक अच्छी सीनरी इमेजिन कीजिए, गुड थिंग्स एंड पॉजिटिव थिंग्स अराउंड यू टू हेल्प यू गेन बैक योर एनर्जी, गेन बैक योर स्लीप, गेन बैक योर पॉजिटिव साइकोलॉजी. एंड दिस विल हेल्प यू टू गो अहेड एंड डू मोर एक्टिविटीज. तो वो आपको आगे लेके जाएगा. बट डोंट पुश योरसेल्फ, वो सलाह है मेरी कि आप अपने आप को जबरदस्ती पुश मत करो. अपने एनर्जी लेवल्स को और अपने फटीग को रिस्पेक्ट करो, उस हिसाब से आप जाइए. Yes, very important tip, ma'am. Respect what body tells you. बॉडी जो थकान है ये एक सिग्नल है, जो बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो हमें उसे वो रिस्पेक्ट करके रेस्ट देनी है. तो आपका काम और आपका रेस्ट का जो रेशियो है ये समझ कर आप प्लान करिए, तो धीरे धीरे इसमें आप आगे आपको ठीक महसूस होगा. थैंक यू मैम. कोविड इन्फेक्शन के बाद मैं अपने काम पर कब जा सकता हूँ? मुझे क्या ध्यान रखना होगा? कोविड इन्फेक्शन होने के बाद आपको कौन सी सिवियरिटी का इन्फेक्शन है, दैट इज वन थिंग. क्या आप वो देखिए. माइल्ड जो रहते हैं या एसिम्टोमेटिक, जिनको कैरियर्स जो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं, फॉर देम सब ठीक होने के बाद, क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद, अपनी एनर्जी लेवल्स, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा थोड़ा रिज्यूम करके 1-2 हफ्ते में they can start going back. But for all these things, again, a green signal and a fitness requirement is must. So we have 2 ways at our institute जो हम करते हैं. एक डॉक्टर जांच करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट स्क्रीनिंग करते हैं, और हमारे पास फिटनेस के लिए फिर वो आते हैं. तो उनके काम की लेवल्स क्या है, जिसे हम मेट वैल्यूज कहते हैं. तो मेट वैल्यूज हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट. उनके 6 मिनट वॉक टेस्ट पे, सिट टू स्टैंड, सिंगल लेग स्टैंड्स, वैसे थोड़ी क्विक असेसमेंट्स करके वो हम जांच करते हैं कि वेदर दे आर फिट इनफ टू रिज्यूम बैक. तो जो वर्क की रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से. अगर आपका ज्यादातर काम सेडेंटरी और बैठा काम है तो देन एक्टिव लाइफस्टाइल इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी हो जाता है. लेकिन अगर आपका काम हैवी है या इट्स लेबर टाइप ऑफ वर्क और इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेसफुल वर्क जो भी रहता है, देन थोड़े स्ट्रैटेजीज जो होते हैं हम वो सजेस्ट करते हैं सो दैट दे कैन स्टार्ट रिज्यूमिंग टू वर्क. बट व्हेन दे रिज्यूम टू वर्क उनको प्रिकॉशंस बताए जाते हैं. ऑल क्राइटेरिया दैट आर देयर, मास्क पहनना है, दूरी मेंटेन करना है, हैंड हाइजीन इज अ मस्ट. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड अ फॉलो अप जो रहता है वो मेंटेन करना जरूरी होता है. तो थोड़े पीरियड के लिए वो फॉलो अप जरूरी है, बिकॉज जो देखा गया है वो
कोविड होने के बाद का एक ऐसा फेज हम देख रहे हैं जहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से वापस आ रहे हैं। Yes. तो कभी किसी को जस्ट सिंपल पेन, किसी को नमनेस लिम्ब में देखा गया है, किसी को पोस्ट कोविड सीक्वेले बोलते हैं, मोर ऑफ फाइब्रोसिस जो है, Yes. थकान लगना बहुत ज्यादा, फटीग होना, जैसे किसी ने बताया अभी, ब्रेथलेस होना, Yes. ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम नहीं होना। तो ये सब कोविड नेगेटिव होने के बाद क्या भी 1 महीना 2 महीना, जैसे लॉन्ग कोविड बोलते हैं या Yes. लॉन्ग हॉल्स बोलते हैं, Yes. उस सिस्टम से वापस आ रहे हैं। तो जब आप Yes. रिजम्पशन की बात करते हो तो बेसिकली आपकी जांच करना आपके डॉक्टर की तरफ से, और फिटनेस लेवल्स आपके क्या है वो हम देख के फिर ही आपको बता सकते हैं कि whether you are able to resume back to work or not। ज्यादा करके लोग जो माइल्ड कैटेगरी के हैं वो जा पाते हैं काम को वापस, they are able to resume back to work, but they maintain the protocol program of breathing exercises and physical activity and all till they get into the routine जो उनका काम का है उसमें। So we have had patients who have been doing it. We have patients who have joined back the gyms also, at home. They're doing that kind of heavy exercises and all at home. But it took a period of say 2 months, 3 months post-COVID to get back to that kind of shape and criteria. Yeah. But that's a really long time, but it's worth it that हम नॉर्मल लाइफस्टाइल में जितनी जल्दी आ सकें उतना ज़रूरी है। और मैडम ने बताया कि अगर आप काम पर भी जा रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंस, ये तो यूनिवर्सली हमें अभी एक्सेप्ट करके ही चलना है कुछ और महीनों तक या तो साल तक। सो जिस तरह की आपकी एक्टिविटीज़ है उस लेवल पर उससे डिसाइड होगा कि आप कब काम पर जा सकते हैं। सो जो ये रिहैब ओपीडीज़ चल रही हैं, रिहैब ओपीडीज़ हमारे कई सेंटर्स में होती हैं, वहाँ पे आप जाकर आपने अपना चेकअप करा सकते हैं। आपका फिजिशियन और फिजियोथेरापिस्ट दोनों मिलकर आपका चेकअप करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ आपको कराएंगे और उस पर से आपका पल्स रेट, आपका सैचुरेशन और आपकी थकान, ये सब को मेजर करके आप कितने फिट हैं ये आपको बता सकते हैं, और कितना आप आगे फिट होने के लिए और क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ये आपको गाइड कर सकते हैं। तो काम पर जाने के लिए यस, आपके फिजिशियन और फिजियो जब आप ग्रीन सिग्नल देते हैं आप ज़रूर जा सकते हैं काम पर। सो अभी आपने मैडम जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की बात कही, उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है कि कोविड से रिकवर होने के बाद क्या हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस से हम बच सकें। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन कम विद कोविड, जब वो पे इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है तभी जो हम वापस आते हुए जो देख रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडीज रिएक्शन। वो प्रोसेस है बॉडी का, जो थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स होते आ रहे हैं पेशेंट वापस, थ्रोम्बस छोटे छोटे फॉर्म होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी थ्रोम्बाई रिएक्शन जो हो रहा है। लंग्स में जो हीलिंग होती है, तो लंग्स की सूजन की वजह से लंग्स बिल्डअप होते हैं, जब वो हील होते हैं, जैसे अपने को कहीं पे भी चोट लगती है तो वो एक स्कार छोड़ जाता है, एक निशान छोड़ जाता है। वैसे ही लंग्स पे जब हीलिंग हो रही है तो लंग्स पे वो निशान छोड़ रहा है। तो जितना ज्यादा लंग्स इन्वॉल्व होता है वो निशान उतने ज्यादा होते हैं, जिसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो वो फाइब्रोटिक स्कार्स वगैरह देख रहे हैं। इसके लिए अभी जैसे रिसर्च जा रही है, जैसे दवाइयाँ दी जा रही है, तो दवाइयाँ जल्दी दी जा रही है ताकि ये सब कॉम्प्लिकेशंस बाद में कम हो, या जितना मिनिमाइज करके हो सकता है उतना वो मिनिमाइज करके लंग स्कारिंग, लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। जितना बॉडी के मसल्स का ये है कि आप जितने अपने बॉडी के मसल्स को एक्टिव रखेंगे, यूज करेंगे, उसका वेस्टिंग आप कम करेंगे, तो उसका स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाने की क्षमता आपकी वो बढ़ जाएगी, उसके कैपेसिटी जो काम करने की है वो बढ़ जाएगी। तो मसल एट्रोफी, मसल वेस्टिंग का जो कॉम्प्लिकेशन है वो आप रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइजेस से वो आप कम कर सकते हैं। बॉडी की हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, तो वॉट एवर लिटिल ड्राइनेस दैट इज देयर, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। अनलेस आपको बोला गया है कि आप पानी मत पीजिए, आप हाइड्रेशन को वेल मेंटेन कीजिए। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप न्यूट्रिशन में देखिए, क्योंकि मसल मास इज ऑल्सो प्रोटीन, स्क्लेरोसिस इज ऑल्सो प्रोटीन, तो आप प्रोटीन इंटेक अपना देखिए कितना है। अनलेस यू हैव इश्यूज लाइक किडनी और समथिंग, जिसके लिए आपको डॉक्टर ने बोला गया है कि प्रोटीन इंटेक कम रखना है। तो ओवरऑल आप स्लीप जो रिकवरी देती है, न्यूट्रिशन जो आपको, विटामिन सप्लीमेंट जैसे आपने बताया कि you have vitamin C, vitamin B, all these are given. Why?
so that it helps in the healing process. Yes. So आपके healing, you are looking with different means to come to a proper healing process. और अभी औषधियाँ भी जो लोगों को सिवियर है इन्वॉल्वमेंट लंग, जिसका लंग इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है, उनको अभी से मेडिसिन भी चालू कर रहे हैं डॉक्टर्स, ताकि वो लंग जो फाइब्रोसिस है वो कम हो सके. लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर डन टू कॉम्बैट द इफेक्ट. Yes. और अपनी लाइफ जो क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. वर्क जो रेगुलर डेली कोर्स है एटलीस्ट वो हम जल्दी से जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं एज एन रिजम्पशन टू सोसाइटी. Yes, yes. So very important again here is physical activity. जितनी हम एक्टिविटी कर पाते हैं उतना अच्छा है. इससे हमारी मसल स्ट्रेंथ, हमारा मसल मास बना रहेगा. और इसमें जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट है, ये भी डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं. और हाइड्रेशन बनाए रखना भी ज़रूरी है. सो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की ही बात चल रही है मैम. और इसमें एक क्वेश्चन आया है कि न्यूज़पेपर्स कहते हैं कि कोरोना के बाद पैरालिसिस या हार्ट अटैक का चांस रहता है. सो मेरे 30 दिन कोविड हो चुके हैं. मैं 65 ईयर ओल्ड फीमेल हूँ और किसी भी ब्लड थिनर या ऐसी दवाई पे नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो? So डॉक्टर ही करते हैं. ओके. ब्लड थिनर्स टू बी टेकन, नॉट टेकन, ये सब टोटलिटी में देखा जाता है. जांच करने के बाद देखा जाता है, तपास करने के बाद, इन्वेस्टिगेशंस के बाद होता है. Yes. So it is better to consult a physician who will tell her what medicines she needs or she does not. As far as exercises are concerned, after the screening, हम उनको फिर एक्सरसाइज प्रोग्रेशन प्रोग्राम में डालते हैं. बेसिक एक्सरसाइजेस के बाद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होता है, थेराबैंड्स के साथ होती है, वेट्स के साथ होती है. तो ये सब एक्सरसाइज प्रोग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ इट टू कीप द बॉडी फिट. तो फिटनेस के तौर पे एक बार ग्रीन सिग्नल हो गया, दवाइयाँ ठीक से चल रही है, इन्वेस्टिगेशन से एवरीथिंग फेयर एंड ओके, बिकॉज इवन वी आर कंसर्न ऑफ थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म कुछ हुआ, लंग में छोटा सा कुछ जाके बैठा है क्या, तो इसके लिए सब ब्लड तपास वगैरह होती है, डायमर वगैरह वो सब करते हैं. तो वो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं और डॉक्टर्स उसके मेडिसिन देते हैं. इट इज बेटर टू हैव अ कंसल्टेशन विद देम. ओके. सो कैन दे यूज स्टॉकिंग्स? डीवीटी स्टॉकिंग्स ये यूज कर सकते हैं क्या? स्टॉकिंग विल हेल्प यू इफ यू हैव वेरिकोस. अगर आपके पास वेरिकोस वेन्स है, आपका वजन बहुत ज्यादा है, हैवी शरीर है आपका, तो आप स्टॉकिंग्स डेफिनेटली यूज करें. वो आपके स्टैग्नेशन, आपका खड़े रहने पे वगैरह वो हेल्प करेगा. बाकी मूवमेंट, यस, मोबिलिटी इज इम्पोर्टेंट. यस. आप जितना मूव करेंगे स्टैग्नेशन उतना कम रहेगा. अगर आप एक ही जगह पे बहुत ज्यादा टाइम बैठे रहते हैं, इसके लिए 20 मिनट या 30 मिनट से ज्यादा एक पोजीशन में नहीं मेंटेन करना है. फिर चाहे वो बैठा हुआ पोजीशन हो या चाहे वो लेटा हुआ एक पोजीशन हो, यू हैव टू चेंज पोजीशन. मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट. तो वो मूवमेंट करना बहुत जरूरी है. Okay, okay. Thank you, ma'am. I hope all the viewers are with me and the audio quality is okay now if they are hearing from their earphones. So please type in comments to let us know. There are a few more questions and then we wind up. Ma'am, post-COVID complications की बातें चल रही हैं. Pulmonary fibrosis जो कि post-COVID complication बताई जाती है, क्या फिजियोथेरेपी की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से इन पर हम इसका एक्सटेंट हम कम कर सकते हैं कि नहीं? So हाँ, so does the question is, does starting with early rehab in diagnosed COVID patients reduce the chances of pulmonary fibrosis or permanent lung damage? This has come from a doctor. There is no research as such that is done like this. Okay. That it will delay or it will stop. Okay. But it definitely makes a difference to the quality of life. So Yes. physiotherapy is a part of the pulmonary rehabilitation process. And that is why we are seeing so many post-COVID pulmonary rehab OPDs now being set up by the government, because we are seeing more and more patients of fibrosis coming back. The reason of fibrosis is the lung damage. That may be because of
PRDS की वजह से, सूजन की वजह से है, Yes. या लंग इंजरी जो हुई रहती है बिकॉज इवन व्हेन यू आर टेकिंग टू मच ऑफ डीप इन्फ्लेशन और टू मच ऑफ प्रेशर ऑफ द से बायपैक, वो लंग को डैमेज कर सकता है, उसकी वजह से Mm-hmm. सो देन जनरली ये उन पेशेंट्स में देखा जा रहा है जिनका लंग डैमेज थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड तक सिवियरिटी रही हुई हो, जिनकी आईसीयू स्टे हुई हो, जिनकी एज और दूसरी कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा है. Yeah. So beginning early for all these patients is definitely beneficial to them. But whether it will delay fibrosis or whether it will not allow fibrosis to occur is a very big question mark, because that is a part of the pathologic process. But it will change the quality of life. अगर आप उनको रिहैब दो और आप रिहैब नहीं दो, जब ये दो चीजें बाजू बाजू में रखो, तो जिनको पल्मोनरी रिहैब आपने दिया है, अलग अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, मसल एक्सरसाइजेस है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, to get their work capacity better, to get their energy levels better, then they will always be better when you measure them on quality of life than those who have not received any physiotherapy. True, true. Yes, ma'am, we need further research in this to establish this fact. But again, उसी background पे एक question है, does physio rehab reduces ground glass opacities in the CT scan? Will that have any change? Ground glass opacity is basically because of the lung edema and the inflammation, the Yes. interstitial edema and all that. Yes. That is a part of the process of the disease, the pathologic process of the disease. Mm-hmm. Physiotherapy is to help to improve ventilation to those areas. Ventilation to the compromised areas and try and gain maximum of the patient's oxygen so that they can be weaned up early. It may not transit itself to reduction of the ground glass opacity, but it will definitely help in getting a better ventilation for patients. That's what we are concerned with. Yes. These are the things which are all of research. Yes. No research Yes. Yes. such has said that ground glass opacity कम हो गई है, ये बढ़ गई है. हाँ. But it's a pathologic process. हाँ. So what is seen on an X-ray is a part of the pathologic process of the lung. Yes. Yes. Yeah, thank you मैम, थैंक यू. ये आपने थोड़ा सा तो हमें पहले ही समझाया है, लेकिन कोविड-19 के डायग्नोसिस के साथ जो स्ट्रेस, एंजाइटी, जो फियर जो आ जाता है, उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? यानी कि मेंटल फिटनेस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कोविड-19 में मेंटेन करना. मुझे लगता है इसका जवाब आपने पहले ही क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है. सो कैन वी स्किप दिस? You've explained how they should be. I will just say one thing here. The word COVID, वो itself एक वो कोविड सुन के डर लगना चालू हो जाता है. तो मेंटल जो अपना थॉट प्रोसेस है, जब हम सुनते हैं अरे इसको कोविड हो गया, उसको कोविड हो गया, कोविड को जुड़ा गया है डेथ से. कोविड हुआ मतलब आप स्टोरी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है. पहली बात तो खुद को समझाना बहुत जरूरी है. दूसरी बात आइसोलेशन. जब कोविड होता है तो जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तभी आइसोलेटेड होते हैं, जब आप घर पे होते हैं होम क्वारंटाइन, इट इज आइसोलेशन. तो बात करना बहुत जरूरी है यहाँ. जब भी हॉस्पिटल में होते हैं लोग पीपी में होते हैं, पहचानने में नहीं होता है कौन डॉक्टर है, कौन आपसे बात कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होता है, स्पर्श नहीं होता है. तो ऑल दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ मेंटल टर्मोइल. तो ये एक एज अ हेल्थ केयर वर्कर हमको समझने की बहुत जरूरत है. और पेशेंट के लिए उससे जितना बात करवा सकते हैं, आप वीडियो कॉल उसको करवा सकते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ. Yes. जितना ओपन अप करके टॉक कर सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कम्युनिकेशन, बात करना यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी है इनिशियल स्टेज में. बाकी तो जो मेंटल एक्सरसाइजेस, इन्वॉल्वमेंट इन म्यूजिक, इन्वॉल्वमेंट इन हॉबीज, वो सब आप घर जाते हैं तभी होता है. हॉस्पिटल्स में इट गेट्स डिफिकल्ट. रिलैक्सेशन इज वन थिंग दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड. True. True. Simple relaxation techniques that can be practiced. Yes. Mind calming techniques can be practiced. Yes. Images can be practiced. So these all don't need equipments. ये सब आप खुद के इसपे से कर सकते हैं. थोड़ा instructions आपको दिया जाए, you can take over. Yes. Yes. So ma'am, will yoga and pranayam help in this? Definitely, why not? Pranayam is also a kind of Breathing exercise. Yes. Yoga, meditation, when you call, is also a part of
calming down. Yes. Body position, when you use asana, we are nothing but coordination of the mind and body. But it is not just sitting in one place. आप आर्ट फॉर्म कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो. That is also an expression of emotions. Yes. आपके इमोशंस बाहर आने चाहिए. True. आप कौन से मीडियम से वो करते हो, कौन सा मीडियम आपको पसंद है, वो आपके ऊपर है. सही है. संगीत है या आर्ट है या डांस है, जो भी है, इस तरह की कोई भी चीजें अडॉप्ट करके हम रिलैक्सेशन और मेंटली फिट रह सकते हैं. एक क्वेश्चन. आजकल का ऑनलाइन जमाना है. यू हैव सो मच ऑफ थिंग्स गोइंग ऑनलाइन. Yes. ऑनलाइन क्लासेस. Yes. म्यूजिक, दिस थिंग यू कैन ऑलवेज लर्न. You can always learn these techniques. Definitely. एक question है, I think we have already covered. If you have pulmonary fibrosis post-COVID, is it curable and can it be stopped? We've already discussed this part, but is it curable? That time will tell us, but we are still working on it. Yeah. We have seen people revert back with normal lungs also, but still there are studies to come out of it. Okay. There are people who have recovered completely. Okay. I'll just cover one more in the comment section. How to moderate the physical exercises, keeping in mind the weakness and disability caused by immediately after COVID. This is asked by Farah Jiandani. So how to moderate the physical exercises, keeping in mind the weakness and disability caused immediately by COVID-19. Weakness and disability that is caused immediately by COVID-19. Yeah. When you're moderating exercises, you understand whether you get breathless, you understand whether you get tired, or what is your fatigue score on your box scale, whether you're desaturating, and where is your heart rate moving. Yes. If you're able to get a gauge on these parameters, you can slowly start moderating your exercises. Yes. What kind of exercise you give is very important. Every exercise session would have a component of breathing. तो आप सांस की कसरतें करोगे. Yes. Movement. Yes. Body flexibility रखेगा उसमें. Yes. Strength कितनी हद तक करनी है वो अलग बात है, लेकिन आप स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस करोगे उसको. Yes. और एंड्योरेंस. Correct. एबिलिटी टू सस्टेन एक्सरसाइजेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो Yes. वो 4 चीजें आपके एक्सरसाइज सेशन में होनी चाहिए. हर एक्सरसाइज सेशन में वार्म अप होता है, बीच का सेशन होता है, कूल डाउन होता है. वार्म अप मतलब आप अपनी बॉडी को समझा रहे हो कि आप एक्सरसाइज करना चालू कर रहे हो. आप प्रिपरेशन करो. जैसे खाना पकाने के पहले मैं सब तैयारी करूंगी, फिर खाना पकाने जाऊंगी. सो आई एम सेट, देन आई एम डूइंग द जॉब ऑफ माय एक्सरसाइजेस. और कूल डाउन मतलब वाइंडिंग ऑन. फिर आप बॉडी को बोल रहे हो कि चलो आप धीरे धीरे बंद करना है मुझे, तो आप उसकी गति धीरे धीरे बंद करो. अभी ये आपकी 5 मिनट की सेशन है या आपकी आधे घंटे की सेशन है, उस पर निर्भर हो. अगर 5 मिनट की सेशन है तो आप सिंपल, अगर मैंने सिर्फ मेरी उंगलियां हिलाई थी तो वो मेरा वार्म अप हो गया. अगर मैंने हाथ ऊपर उठाया तो वो मेरी एक्टिविटी हो गई. और जब मैंने चलना चालू करके उसको धीरे से वापस रिज्यूम करके थोड़े 2-3 बॉडी को स्ट्रेच दिए तो वो मेरा एक्टिविटी विल कूल डाउन हो गया. सो हाउ टू मॉडिफाई एंड मॉड्यूलेट इज द स्किल ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट. Absolutely. The art of the physiotherapy. Absolutely. The physiotherapy will merge the science Yeah. and the skill of art and make it so that there is a better productive quality of life given to the patient. Yes. Thank you, Farah, for asking that question. And you must consult a physiotherapist before you start. All right. Ma'am, asthmatics और COPD patients के लिए कुछ tips देंगे आप इस कोरोना काल में? What I found is asthmatic और COPD patients कोविड की वजह से वो हमसे दूर हो गए हैं. तो पहली बात तो मैं बोलूँगी, आप अपने घर निकाल के फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट को रिकंसल्ट करना चाहिए. जो एक्सरसाइजेस आप कर रहे थे आप वो कीजिए. बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आउटडोर एक्टिविटीज सबकी बंद हो गई है. तो आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो गई तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत प्रोपोर्शन में कम हो गई है लोगों की. तो कॉन्सेप्ट के आप एक्सरसाइज घर के अंदर भी कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है. तो वही प्रमाण से धीरे धीरे आप अपनी एक्सरसाइजेस चालू रखिए. फेफड़े की क्षमता बढ़ाए रखिए, फेफड़े के लंग की कैपेसिटी बढ़ाए रखिए, बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाए रखिए. क्योंकि कोई भी चीज अगर आपने इस्तेमाल नहीं की तो वो जंग खा जाती है. तो फिर वो या तो शरीर हो या वस्तु हो.
तो शरीर को भी यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो उसकी कैपेसिटी कम होना चालू हो जाती है और प्रॉब्लम्स बढ़ने चालू हो जाते हैं। टू गेट बैक टू योर या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैम जनरल फिटनेस मेंटेन करने के लिए आपने थोड़ी सी टिप्स ऑलरेडी दे दी हैं कि वार्म अप और मेन एक्सरसाइज, कूल डाउन, इस तरह की। और कुछ आप बताना चाहेंगे जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं उन्हें जनरल फिटनेस घर के घर में, अब तो जिम्स शायद धीरे धीरे खुल रहे हैं और बाहर जाना भी लोगों ने शुरू किया है, लेकिन किस तरह का लेवल बनाए रखें वो? क्योंकि एक्सरसाइज से ये पाया गया है कि इन्फेक्शन का जो सिवियरिटी है वो एक्सरसाइज से थोड़ा सा कम रहता है अगर हमारी बॉडी एक्सरसाइज्ड है तो। एक्सरसाइज इज मेडिसिन। Yes, एक्सरसाइज yes. हेल्प्स यू टू बिल्ड अप योर इम्यूनिटी। True. इट्स एन इम्यूनिटी बूस्टर। It's an लेकिन उसको हाई इंटेंसिटी में नहीं करना है, बिकॉज अगर आप हाई इंटेंसिटी में करोगे तो वो रिवर्स हो सकता है गियर आपका। Yes. उसको मॉडरेट इंटेंसिटी में करना है। तो आपको साधारण थकान लगना चाहिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। इतना नहीं कि आप दिन भर सोते रहो, और इतना नहीं कि ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ एक्सरसाइज किया है। तो वो 3 to 4 जो हम बोलते हैं मॉडरेट एक्सर्शन, वहां तक आपको फील करना चाहिए। देयर आर मेनी एक्सरसाइजेस विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द वॉल जो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा चेयर सिट एंड राइज है। Yes. चेयर पुशअप कर सकते हैं आप। Yes. Yes. Squat Chair jogging कर push-ups. सकते हैं। Yes. स्पॉट मार्किंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप नी को हाथ तक टच कर सकते हो, टैपिंग Yes. कर सकते हो, Tapping कर सकते स्पॉट मार्चिंग कर सकते हो, और Yes. वहीं के वहीं आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, Yes. लाइट जॉगिंग कर सकते हो। अगेन इट डिपेंड्स आपका सिस्टम कैसा है। Yes. ऑल एक्सरसाइज विल बी डिपेंडिंग अपॉन Upon that. लंज वॉकिंग कर सकते हो, लंजेस कर सकते हो, Yes. पुशअप्स कर सकते हो, Yes. पुल ओवर्स कर सकते हो। तो देयर इज अ रेंज ऑफ एक्सरसाइजेस जो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, एरोबिक सबको मिक्स करके आपके लिए वो तैयार होता है। तो आप कहाँ पे हो, आपका प्रेजेंट फिजिकल फिटनेस लेवल कहाँ पे है, उसके बेसिस पे आप धीरे धीरे एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो तो आप 10 मिनट से कीजिए, आपकी लेवल आप 10 मिनट तक रखिए। अगर 10 मिनट में आप कंफर्टेबल हो बहुत तो आप 20 मिनट जाइए। 20 मिनट अगर कंफर्टेबल हो तो आप 30 मिनट तक जाइए। आप आउटडोर वॉक अगर करने जाते हो तो आप मास्क पहन के जरूर जाइएगा, अगर वो क्राउडेड एरिया है। अगर वो डेजर्टेड इन द सेंस टाइमिंग आपके ऐसे है कि डिस्टेंस फेयर इनफ मेंटेन्ड है, तो इट इज ओके, बट डोंट गो इन क्राउडेड एरियाज विदाउट अ मास्क। कीप एट लीस्ट 6 feet डिस्टेंस बिटवीन 2 people। मेंटेन रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, जैसे कॉफ, स्नीज वगैरह करते वक्त कवर करके रखना है। तो जो प्रिकॉशंस अपने को मेंटेन करनी है वो करनी है। और घर पे आने के बाद प्रॉपर हाइजीन, बाथ, हैंड वॉशिंग, ऑल दिस इज टू बी मेंटेन। तो आप ये सब करके अपनी फिजिकल एक्टिविटीज यू कैन कीप गोइंग एंड कीप डूइंग इट। यू हैव टू जस्ट गॉज वेयर यू स्टैंड एट दिस मोमेंट एंड व्हाट इज योर गोल। उस गोल के हिसाब से हमको जाना है आगे। एंड 150 minutes ऑफ एक्सरसाइज इज द रिकमेंडेशन इन अ वीक। तो आप एक हफ्ते में 150 मिनट एक्यूमुलेट जरूर कीजिएगा। चाहे वो 10-10 मिनट करके कर रहे हैं, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा करके, लेकिन 150 मिनट इज द हेल्थ टारगेट गिवन फॉर फिटनेस बाय बेटर फूड एंड स्टडी। Yes, ma'am. Thank you for that point. And we have one question by Ajita Kulkarni. When physiotherapist prescribes home exercise program to COVID patients after discharge, what are the safety precautions or parameters to be looked for? When physiotherapist prescribes home exercises to COVID patients after discharge, after the hospital discharge, what are the safety precautions or parameters to be looked for? It depends upon the patient's status at discharge. Discharge, yes. So monitoring becomes very important, and of this phase now almost everybody has a pulse oximeter with them at home. So you ask them to monitor their saturation and heart rate. Don't allow the saturation to drop down below 94 degrees, 94% while they are exercising if they are without oxygen. So you have to see what was the starting and what it is. If they are with oxygen, then you may have to moderate their exercise sessions depending upon the activities that you prescribe and the oxygen saturation levels that are going. If they are on oxygen, prescribe more of breathing exercises also along with the different physical activities that you are giving.
go more functional because they are more safe to do when you're doing a functional training program. Don't be in a hurry to progress. Go slow and call your patients more for a follow-up. Give a telephonic consultation, maybe a video consultation, text messages, teleconsultations. These are all the time things which are taken in now because that gives you a follow-up proper face-to-face with your patient. Now also we are face-to-face with each other on a virtual medium, and that is what you can practice with your patients because it was easy. They are not able to visit you, but definitely you can see them on your phone and video calls. Yes. Teleconsultation is very important part in this era that we've all now practiced and we all are coming up. So you can always consult your physiotherapist on telemedicine, on virtual calls, and take the treatment. So don't be deprived of treatment. So I think, madam, we have covered all the comments so far in the comment section and the comments which had come to us पहले से ही कर चुके हैं हम लोग. और इसी के साथ मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी. आप सब ने जो अटेंड किया सेशन, थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम था एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट. वी शुड वर्क आउट बेटर फॉर दैट पॉइंट. लेकिन आप सब हमारे साथ बने रहें. मारिया मैडम के जो टिप्स थे, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत ही यूज़फुल रहेंगे हमारे लिए, अपने पेशेंट्स को बताने के लिए, और जो पेशेंट्स भी व्यू कर रहे हैं उन्हें भी काफ़ी गाइडलाइन मिली होगी कि किस तरह से उनको एक्सरसाइज थेरेपी से, फिजियोथेरेपी से धीरे धीरे आगे बढ़ना है अपने जो स्टेटस है, कोविड स्टेटस से बाहर निकलने के लिए और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए और बिल्कुल नॉर्मल हो जाने के लिए फिजियोथेरेपी आप सबको बहुत मदद करेगी. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. अगर अभी भी yes For you end, just one message. Yes. That whatever you do, don't forget to be in consultation with your physician and therapist when you're doing the exercise program because that's Yes. a loop. Yes. जो maintain करना है आपको. Till you're told that okay, there is no need now. हाँ. That is one thing. आपको discharge कर देते हैं वो लोग. हाँ. तभी आप stop कर दीजिए उनका consultation. और दूसरी बात ये है कि आप कहाँ पे भी रहो, मास्क, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, सोशल आइसोलेशन और हाइजीन को मेंटेन करना है. यस, दैट इज द वे ऑफ लाइफ नाउ. उसको आप Yes. अपने अंदर एक्सेप्ट कर दीजिए, Yes. इनवाइट कर दीजिए. और वेदर यू आर एक्सरसाइजिंग एट होम, वेदर Yes. एक्सरसाइजिंग आउट, Yeah. जिम, दैट्स गोइंग टू बी या वर्क पे हो आप, उसको मेंटेन. yes, very important to maintain these etiquettes जो हमारी अब lifestyle बन चुकी हैं. So that's very nice, ma'am. Again, a good tip at the end of the session. Also, I'll like to tell them if you have any queries, अभी भी आपकी कोई queries हैं तो आप comment section में रख सकते हैं. मैं और डॉक्टर मारिया बाद में चेक करके इसका अगर हो सके तो आंसर ज़रूर करेंगे. दूसरी बात, जो GSMC की पेशेंट एजुकेशन की गाइडलाइंस हैं, इस गाइडलाइंस की लिंक जो पेशेंट एजुकेशन के लिए है, एक मराठी में है, एक इंग्लिश में है. तो ये जो लिंक्स हैं मैं अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अभी ऐड करूँगी. ये भी आप देखिए. इससे भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है कि क्या एक्सरसाइजेस करना है और कैसे प्रोग्रेस करना है कोविड पेशेंट्स को. सो इन सब के साथ हम ये हमारा सेशन एंड कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. Dr. Maria, thank you very, very much for coming and giving your valuable time and giving us so many useful tips. Thank you. And so Thank for the audio. Oh, that happens. Yeah, we will try and improve now. We will try and work on that. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you. Bye. So I'll just add the links and then we exit. It's done. Yeah.